अस्सलाम नाज़रीन, एक तवील इंतज़ार के बाद, यानी कि समझे कि एक साल के बाद जो एक मौका आता है, जो पूरी कौम की निगाह एक तरफ होती है, वो होता है आपका नेशनल बजट। जो वफाकी बजट होता है उसकी तरफ सबकी निगाह होती है। हालांकि मेरे ख्याल में दुनिया के जितने भी तरक्याती ममालिक हैं उनके अवाम नहीं देखते कि वफाकी बजट आ रहा है तो इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत दी जाती है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल करें तो पाकिस्तान के अंदर वफाकी बजट का बड़ा शिद्दत से इंतजार रहता है, और वो शिद्दत का इंतजार जो है वो एक नीचे से लेकर लेवल लेकर वो ऊपर जो अमीर तरीन अफराद होता है उस तक को इंतजार होता है कि वफाकी बजट जो आएगा तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होंगी, या हमारे किस्मत का फैसला जो है एक साल के लिए क्या होगा, और हम मज़ीद गरीब होंगे, कुछ अमीर बनने के तवक्कात पैदा होंगे या नहीं होंगे, मुल्क तरक्की करेगा या तनज़ली की तरफ जाएगा। बहरहाल आज 2025 और 26 के वफाकी बजट पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने कौमी असम्बली में ये बजट पेश किया, और बजट पेश करने के बाद उन्होंने तमाम चीज़ें आई। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैं ये प्रोग्राम जो हम ये कर रहे हैं ये चैनल 5 और मेट्रो 20 चैनल में बैक वक्त आप देख सकते हैं। मेरे साथ को होस्ट हैं, बुशरा भी मेरे साथ होंगी, और बुशरा भी जो है वो आपसे जो गाय बगाए मेहमानों से जो है मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछती रहेंगी। बात यह थी कि 17,573 अरब रुपये का वफाकी बजट पेश कर दिया गया है, जो कि तकरीबन 3-3.5 हज़ार अरब रुपये का जो है उसमें खसारे का बजट है, जो कि हर साल होता है खसारे का बजट। हम ये कह ही नहीं सकते कि सरप्लस बजट होगा। बाकी ये कि दफ़ा के लिए जो है जो डिफेंस के लिए 2550 अरब रुपये फराहम किए गए हैं, और जो कि करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी और इंटरनेशनल तौर पे भी जो हमारे जितनी भी पजीराई हुई, जो कुछ भी हमने इंडिया को सबक सिखाने के लिए किया, यकीनी तौर पे हमें कौमी दफ़ा को मजबूत करने के लिए जो है ये सब कुछ करना चाहिए था। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने मेहमानों से उसको डिस्कस करेंगे, और यकीनी तौर पे जो है हम बताएंगे आपको कि हमारे ताजिर और सनतकार इस वफाकी बजट को किस निगाह से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाते चलूँ, जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब आसिफ इनाम साहब। आसिफ इनाम साहब जो है ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के भी, FPCCI के भी, और साबिक सदर रह चुके हैं ये एप्टेमा और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के। थैंक यू आसिफ इनाम साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब इदरीस गीगी साहब। इदरीस गीगी साहब को वैसे तो मैं इनके तारुफ जो कराता हूँ वो साबिक सदर फबाटी फेडरल बीरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, लेकिन ये एक्सपोर्ट ये प्रोसेसिंग जोन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी है। थैंक यू इदरीस, आपने बड़ी इमरजेंसी में सिर्फ हमारी खातिर आए हैं, उसके लिए खास तौर पर शुक्रिया। थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब जुनैद रहमान साहब। जुनैद रहमान साहब जो हैं ये काफ़ी एक प्रोफेशनल आदमी हैं, और ये टॉवल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और कराची चैम्बर्स में और इसके दूसरी जगहों पे भी हमने इसको काफ़ी एक्टिव देखा है, और आज ये अपने व्यूज़ देखेंगे कि वफाकी बजट में इनके सेक्टर के लिए क्या कुछ किया गया है। थैंक यू जुनैद भाई। मेरे चौथे मेहमान हैं जो कि खास मेहमान है मेरे लिए तो खास मेहमान होंगे हमारे डायरेक्टर न्यूज़ जनाब आमिर शेख साहब, और आमिर शेख साहब यहाँ मौजूद हैं, और यकीनी तौर पर आमिर शेख साहब जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आवाम को करेंगे, सैलरीड जो पर्सन है उनकी जो है नुमाइंदगी करेंगे। तो थैंक यू आमिर भाई आपका भी। जी बुशरा। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का इंट्रोडक्शन हो गया है, हम अपने पैनलिस्ट से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको चंद शॉर्ट सुनवाते हैं, जिनमें सबसे पहले जुबैर मोतीवाला जो कि एक्स प्रेसिडेंट है KCCI के, हम सुनवाते हैं आपको कि बजट आने के बाद उनके क्या तासुरात हैं। आपने भी बजट सुना, हमने भी सुना, और ये हमेशा की तरह ये भी कैमोफ्लेज बजट है। असल बातें जो है ना सारी 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद खुल के सामने आएंगी, और अभी तक जो बजट है उसके अंदर जो हमको सीधा जो हमने चीज़ें देखी हैं उसमें जो हमने गौर किया है कि आप ये देखेंगे जो पिछले साल के बजटरी टारगेट्स थे वो हमने मीट नहीं किए। आपका जो पिछले साल का जो टारगेट रखा था 4.2% रियल GDP ग्रोथ का, वो हमको नहीं हासिल कर सके हम। इसके बाद अगर हम उसको ग्रोथ का टारगेट देखते हैं तो 2.68 हो गया, और हमने जो है टारगेट रखा था वो 3.6 था। तो जो ना ये मतलब अगर आप उसको देखें, और एग्रीकल्चर ने तो बहुत ज़्यादा वो किया है, 0.6% हुआ अगेंस्ट 13.4% के। ये जो नहीं ये जो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आप उन तमाम चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सारा बजट जो हमने दिया है उसका एक्चुअल मतलब उसका फंडामेंटल क्या है, उसका मतलब क्रक्स क्या है। क्या ये बजट इसलिए है
کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کرنے جا رہے ہیں. کیا بجٹ اس لیے ہے کہ ہم جو ہے نا FBR کو سختیوں کی اجازت دے رہے ہیں, یا یہ اس لیے ہے کہ ہم ٹیکس زیادہ وصول کریں؟ مجھے اس میں جو چیز نظر نہیں آتی, جو میں باقی سارے بھی بات کریں گے, وہ مجھے جو چیز نظر نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کو انہوں نے بڑھایا ہے, پچھلے سال جو ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے, کیا وہ سارے پنڈت جو بیٹھے تھے انہوں نے یہ نہیں معلوم سمجھا نہیں کہ جو ہمارا پچھلا ٹارگٹ جو ہم اچیو نہیں کر سکے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل سیدھی سی ہے کہ جو گروتھ آپ نے ٹارگٹ کی تھی وہ گروتھ 3.6 تھی, آئی 2.64, تو وہ جو 3.8 اور 2.64 کا جو فرق ہے وہ آپ کی کلیکشن میں بھی فرق ہے. تو اس دفعہ بھی کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ نے کون سے ایسے اقدامات اس میں تجویز کیے ہیں کہ آپ نے جو 4.2 رکھا وہ سارا کلیکشن ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے اس سال کے اندر بھی کوئی ایسا کلیکشن ہو. بالکل اس لیے نہیں لگتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا بات کریں گے. ہم یہ بات کریں گے ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ بڑھے, ہم یہ بات کریں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈ سرپلس ہو جائے. تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ وہ تجویزیں مجھے اس میں کوئی بھی نظر نہیں آتی سوائے ان تجویزوں کے کہ یہ سختی ہم کریں گے, یہ سختی کریں گے, اب نان فائلرز کو جگہ نہیں ملے گی, وہ پراپرٹیاں خریدیں گے تو اس سے زیادہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے, پیٹرول پمپ پہ جائے گا تو 2 روپے زیادہ مہنگا, 2.5 روپے پیٹرول زیادہ مہنگا پڑے گا اس کو. یہ ساری چیزیں اس بجٹ کے اندر ساری ہیں. زبیر موتی والا کی گفتگو آپ نے سنی, اور یقیناً جو میرا پینل ہے وہ بھی یہ گفتگو ساری سن رہا ہے. کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اور وہ خاص نالا نظر آئے ہیں. ابھی میں آپ کو سنواتی ہوں کہ جاوید بلوانی جو کہ پریزیڈنٹ ہے ACCI کے, انہوں نے بجٹ آنے کے بعد کیا کہا ہے. کیوں اور اچیو کیوں کیا وہ تو کبھی سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں. ایک نیا بجٹ نیا کاغذ لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ابھی آپ زبیر بھائی نے بات کی ایکسپورٹ کے لیے کچھ نہیں کیا, انڈسٹریلائزیشن کے لیے کچھ نہیں کیا, اور ایک جگہ برین ڈرین کی بھی بات کی ہے انہوں نے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے گھر کی بجلیاں کٹوا رہے ہیں. لوگوں کا منتھلی سیلری جو ہے ان کے بجلی کے بل میں اور ٹرانسپورٹ کے بل میں 50% چلے جاتی ہے. آپ نے انفلیشن کم کرنے کے لیے کیا بات کی ہے؟ آپ بولتے ہو انفلیشن نیگیٹو میں جانا چاہیے. سری لنکا بینکرپٹ ہوا تھا, -4.5 نیگیٹو ہے انفلیشن. تو مہنگائی ختم ہوگی نا. آپ تنخواہیں بڑھا دو, یہ بڑھا دو, بھائی مہنگائی کم کر دو نا. آپ کو تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مہنگائی کم کرو. مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ جیسے کہ ایگریکلچر جب 18th امینڈمنٹ کے بعد ایگریکلچر 4 صوبوں میں چلے گیا. جب ایک ساتھ فیڈرل میں تھا, جب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا ایگریکلچر, ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہوتے تھے کہ ہم اتنی کاٹن کراپ کریں گے. آج کاٹن کراپ جو بھی ہماری 90s میں جو کاٹن کراپ تھی وہ کراپ ہو رہی ہے, اس سے بھی کم ہو رہی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہم بول رہے ہیں ہم پوزیٹیو گروتھ کر رہے ہیں. اس کو پوزیٹیو گروتھ بولتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. ایکسپورٹ صرف پاکستان کا, دیکھو ایکسپورٹ تو بڑھ ہی نہیں سکتا نا. کامن سینس کی بات ہے, جب آپ کی انرجی کاسٹ زیادہ ہو, آپ کی ٹیکس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو ریجن میں, آپ کا انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ ہو, آپ بولو ایکسپورٹ بڑھ جائے. کیسے جادو ہے؟ الادین کا چراغ گھسیں گے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. K4 کی بات کی, میں کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں. K4 کے اندر انہوں نے کتنے بلین رکھے ہیں؟ 3.2 بلین. شرم آنی چاہیے. جبکہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا 2026 میں K4 چالو ہو جائے گی اور 150 بلین کچھ چاہیے اس کو, اور 3.2 بلین رکھے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا بیوقوف بنا رہے ہو سب کو؟ صرف باتیں ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کب تک لوگوں کو آپ بیوقوف بناؤ گے, کب تک لوگوں کو آئی واش کرو گے. تو یہ آئی واش کرنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی بجٹ کے اندر کوئی ایسی باتیں نہیں کی جس سے ٹیکس نیٹ بڑھے, جس سے ایکسپورٹ بڑھے, جس سے انڈسٹریلائزیشن ہو, جس سے برین ڈرین نہ ہو, رکے یہاں. یہ کہیں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور مہنگائی کیسے کم ہوگی, اس کو انفلیشن کو ہم نے روک دیا ہے, مائنس میں نیگیٹو میں کیسے لائیں گے ان کو, یہ باتیں. جی ناظرین, آپ نے یہ دیکھے کہ زبیر موتی والا صاحب اور جاوید بلوانی یہ دونوں کراچی چیمبر آف کامرس سے تعلق تھے. ان کے اپنے جو مطلب کہ جو جذبات تھے یقینی طور پہ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکم مطلب کہ نہ تاجر خوش ہیں, تو جب تاجر خوش نہیں تو عوام بھی خوش نہیں ہوں گے. کافی نالا نظر آتے. لیکن بہرحال میں آصف انعام صاحب کی طرف سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا. تو آصف انعام صاحب سے اسٹارٹ کروں گا. میں تو صرف اتنا پوچھوں گا کہ 2025-26 کا بجٹ آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए कि जब मुल्क तरक्की करता है तो हम सबको अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है, और सबसे पहली बात हमें सच और हक की बात करनी थी। 46 रुपए की बिजली थी इंडस्ट्री के लिए, आज 30 रुपए। 30 रुपए, तो अगर पिछले साल क़यामत थी तब क़यामत सगीरा है। ठीक तो है। ये हम पहली बात हम समझे कि हमने क्या अचीव किया है। रिलीफ तो मिला है। मतलब रिलीफ थोड़ा, मतलब 46 का मतलब है कि अगर आज 30 से 46 दोबारा हो तो आपको 40-50% ठीक है। बचा है। सही। दूसरे पिछले साल 22% इंटरेस्ट रेट था, आज 11% इंटरेस्ट रेट है। वी शुड एक्नॉलेज दैट। आज भी चलो रीजनल में ज्यादा होगा, पर पहले कैटास्ट्रॉफिक डिफरेंस था, आज 1-2% का डिफरेंस है। दूसरे थर्डली आप देखें कि रीफाइनेंस के लिए 300 बिलियन का मजीद एडिशनल जो है वो लिमिट बढ़ाई है। जी बिल्कुल। तो रीफाइनेंस का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स को हासिल होती है एट अ कंसेशन रेट में, खैर 3-4% काइबोर से नीचे होती है। तो उसकी लिमिट के इशू आ गए थे, तो वो अब गवर्नमेंट ने इन्हांस की है, क्योंकि IMF ने इस पर भी पाबंदी लगाई हुई है कि आप कितनी इस टाइप की रीफाइनेंस स्कीम ला सकते हैं। तो नंबर एक ये कि जो हम पॉजिटिव हैं उसको देखें कि हम कहाँ थे, खड़े हो गए थे। लेट्स फॉरगेट के 5 साल पहले तो यस थिंग्स वर मूविंग मच। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है। देखिए इसमें दे क्या है, देखिए कुछ चीज़ों में ऐसा है कि जैसे EFS स्कीम थी पिछले साल, उसमें से सेल टैक्स को EFS पे मुतमईन है जो उन्होंने अभी जी वो तो हमने उसकी पूरी 1 साल जंग लड़ी है। उसमें हुआ ये है कि आपने लोकल प्रोडक्ट पे सेल टैक्स लगा दिया। बिल्कुल ठीक है, लोकल सेल टैक्स लगाया तो बाहर का माल जो है वो सबकी मरगूब ग़िज़ा बन गया। बिल्कुल। उसमें अनस्क्रूपुलस एलिमेंट भी आ गए, जिन्होंने कहा जी 80 सिंगल 120 180 जिसकी प्रोडक्ट ही नहीं बनती पाकिस्तान में, तकरीबन आधा माल वो आने लगा, और लोकल में मतलब लोकल पर उन्होंने सेस लगा दिए, इंपोर्टेड पर उन्होंने सेस नहीं जी लगाया। उसकी वजह से आर्बिट्राज के रेट हो गए ना। लोकल वाला जब 80 काउंट बना रहा है तो वो सेल टैक्स दे के बेच रहा है, जो इम्पोर्टेड 80 मंगा रहा है वो उसको माल चोरी करके बेच रहा है, और कोई 30 सिंगल का चोरी का ही कपड़ा लेके उसको एक्सपोर्ट करके उसको 80 तो लाजमी सी बात है कि जब आपको नुकसान होगा तो आप उसको पूरा कवर तो करोगे ना। नहीं, नुकसान की क्या बात अच्छा, है? इसके अलावा भी नहीं, नुकसान से मुराद है कि जो लोकल माल बन रहा है उस पर अगर सेस वो तो खत्म कर दिया ना, वो तो खत्म हो गया ना। उससे बिल्कुल। दो मसले हुए ना। एक तो मसला ये हुआ कि जो लोकल की मार्केट थी वो खत्म हो गई। दूसरे कि जब आप एक माल मतलब 1000 कंटेनर आप चोरी का बेच रहे हैं, तो 1000 कंटेनर आपको चोरी का माल खरीदना है। तो एक सिर्फ ऐसी डिमांड आ गई, क्योंकि डोमेस्टिक में कोई 30 सिंगल 20 सिंगल चोरी का नहीं बिकता। जो लोकल कपड़े हैं लेडीज वगैरह के, वो सब शुरू ही 40 से नबब होते हैं। तो जितना जो 40 GDP ग्रोथ से मुतमईन है? जी 2.3%। नहीं, GDP ग्रोथ से इसलिए मुतमईन नहीं है कि ये तकरीबन हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर है। दैट मीन्स कि 2.5% पे वी शुड बी अराउंड स्टैग्नेंट। अपने आप को हम जीरो गिने ना। 3% की उनकी एक्सपेक्टेशन थी। जी देखिए बात यह है कि हम खुद देखें कि हमने खुद कितना किया। इसमें आप देखें कि फेडरेशन एप्टमा हम लोगों ने कितनी मेहनत की। ये 30 रुपए ऐसे तो नहीं आ गया ना। वी इंटरेक्टेड विद गवर्नमेंट, क्रॉस सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडी खत्म कराई। लोग कहते थे IPP कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट नहीं हो सकते, फला नहीं हो सकते। कल भी किसी ने इकोनॉमिक मर्सिया लिखा है, वो सबसे बड़ा जो एडवोकेट था IPP को मच्छेड़ों का। नहीं मतलब कि मुझे तो बता रहे हैं कि ये 2025 और 26 का जो बजट देखिए अब आप जैसे देखें कि जो कॉटन ग्रोअर्स और टेक्सटाइल चेन के हिसाब से ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई। कम से कम बाहर वाले को एडवांटेज खत्म हो गया, उसी से कॉटन का फर्क होगा। तीसरे इससे एक बहुत बड़ा मसला हल होगा कि जैसे हमारी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो US है। US हमसे कहता है कि आपको ट्रेड डील के लिए आप हमें क्या ऑफर कर रहे हैं। हमारे 50% US से इंपोर्ट इज कॉटन, जो हमारा डेफिसिट है। अब हम कहते हैं कि जी हम 600 नहीं, हम 1.2 बिलियन के आपसे कॉटन मंगाएंगे। तो स्पिनिंग चल रही होगी तो चल मंगाएंगे ना। अगर आप 20-25 लाख बेल का धागा और 15 लाख बेल का कपड़ा मंगा लेंगे तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं होगी, आप अमेरिका को क्या ऑफर करें। इससे लॉन्ग टर्म आप देखिएगा कि आपकी एक्सपोर्ट एकदम बढ़ेगी। आप देख ट्रेड डील के बाद जो है बजट से मुतमईन आप? जी बजट तो देखिए इन शॉर्ट तो हमारा तो सबसे बड़ा मसला हल हो गया ना। मतलब टेक्सटाइल चेन का मसला हल हो गया। दे आर जो है सेटिस्फाइड। ठीक है इदरीस साहब, आप बताएं आप किस तरह देखते हैं इस बजट को? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बिल्कुल इनकी भाई की बात से मुतमईन हूँ कि देखें हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप मुतमईन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ताजिर कभी भी मुतमईन नहीं होगा। लेकिन अगर आप असली रूह को देखें, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो आप देखें, उसको तोले मवाजना करें, तो यू विल फाइंड कि आप कहाँ से कहाँ पर आए। आप देखें नेगेटिव GDP ग्रोथ से आप पॉजिटिव उसमें आ गए। ठीक है उस पार पे नहीं आए, आप अभी भी अपने जो पॉपुलेशन रेट है, जो रेशो है, उसके मुताबिक नहीं है, कुछ परसेंटेज कुछ पॉइंट्स में कम है। बट आप ये देखें कि आप एक दलदल में फंसे हुए थे, आप कुछ अब 2 मंजिल ऊपर चढ़ गए। ऑब्वियसली ना सिर्फ निकले बल्कि ऊपर ग्रोथ की आपने बात की। मैं इनकी बात पे ये भी मुत्तफिक हूँ। देखिए हर
जो इकोनॉमी का जो पहिया होता है ना उसकी लोकल इंडस्ट्रीज भी होती है. नो डाउट एक्सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी, बट अगर आप लोकल इंडस्ट्रीज को नज़रअंदाज कर देंगे तो यहाँ पे लोग किस तरीके से होंगे. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 24 करोड़ आवाम है, उन हर एक तो एक्सपोर्टर नहीं बन सकता है ना. आपकी नेचुरल ग्रोथ भी है, सारी चीज़ें हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे बनी हुई चीज़ें महंगी लूँ और मैं सस्ती चीज़ें एक्सपोर्ट कर दूँ. ये भी चीज़ बैलेंस होनी चाहिए. अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इन्होंने बात की कि कॉटन की क्रॉप कम हुई. तो कॉटन की क्रॉप क्यों बढ़ेगी आप मुझे बताएं, जब आपके कपड़े की सूरत में, गारमेंट तैयार माल की सूरत में, यान की सूरत में जब इतना इंपोर्ट होगा तो वो कॉटन किसको बेचेगा. देखें, किसान को भी वो क्रॉप करता है जिसमें उसको फायदा हो. वो तो एक लेमन है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है. वो तो सिर्फ देखता है कि आज क्रॉप की क्या कीमत है, मैं इसकी जगह फलानी क्रॉप लगा दूं, मुझे इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा. तो वो आप अप्रिशिएट उनको उस वक्त करेंगे जब आप उनको इंटरनेशनल कीमत अदा करेंगे, जो उसका हक है वो अदा करेंगे. वो हक अदा नहीं हो रहा था क्योंकि सारी इंपोर्ट हो रही थी. EFS में कोई ना कोई, देखें हमें एक्सपोर्ट के लिए भी मैं भी एक्सपोर्टर हूँ, मैं भी समझता हूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्री, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप दूसरों का हक पे डाल करके वो करें. देखें, इस मुल्क में एक बिजली की प्राइस तक नहीं है. बड़े घरों के लिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए अलग रेट्स हैं, छोटी के लिए, जो कि स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं वो एक बैकबोन होती हैं, वही जाके लार्जर स्केल पे काम करती हैं. दुनिया की इकोनॉमी जो है वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज चलाती हैं, उसके बाद जाकर वो ग्रो करके ऊपर जाता है. हमारे यहाँ तो जो ग्रो हुआ है वही ग्रो हो रहा है, और वो यहाँ पे फ्लाइट ऑफ कैपिटल होकर दूसरी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. जो नीचे तबके वाला, जो छोटी इंडस्ट्री वाला होगा, छोटी से दरमियानी आएगा, दरमियानी से बड़ी पे आएगा, आप उनको भी चांस दें इक्वली. तो ये सारी चीजें अगर आप मुझसे पूछें तो मैं मुतमईन हूँ. इन द सेंस आप 23 में आपकी मनफी थी बिल्कुल. देखें, आप जीडीपी मनफी थी, आप प्लस में आए, आप प्लस में आए. आपने ये जो इकदाम किए हैं EFS के लिए, EFS वी ऑल नो कि कितना माल इस्तेमाल होता है, कितना मार्केटों में बिकता है. देखें, EFS में स्कीम्स में आनी चाहिए चीजें, लेकिन फिर आपके पास कंट्रोल भी होना चाहिए ना. जिस तरह से भाई ने बताया, ऐसा नहीं हो कि ये यान वगैरह इंपोर्ट होने के बाद जो है लोकल मार्केट में बने. आप तो ताल्लुक EPZ से हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में. EPZ का अपना क्या किरदार है एक्सपोर्ट में? मतलब ये कि हमने ये देखा कि EPZ का वो किरदार नहीं है जितना किरदार की तवक्को की जा रही थी. क्या किरदार है उसका? देखें, ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि आप इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान EFS की वजह से EPZ बना हुआ है ना, सारी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स वहाँ पे हो रही हैं. EPZ का जो एसेंस है, जो रूह है उसकी, वो ये कहती है कि आपने एक चीज़ इंपोर्ट की, उसको वैल्यू एडिशन करके इसको एक्सपोर्ट कर दिया. जब वो EPZ में फ़ायदा उस वक्त होगा जब पूरे मार्केट में EFS और इस तरह की स्कीमें जो कि नेगेटिव उसमें चलती हैं कि वहाँ से माल मंगवा के लोकली बिक रहा है, तो ये EPZ में कौन आके अपना कारोबार करेगा? बिल्कुल सही कहना. वो नहीं कर सकता, वो ग्रोथ ही नहीं हो सकता. इस वक्त जितना भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं यही बात कर रहा था, समझे, इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा आप देखें कि चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो रीलोकेशन की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें. वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ कराची में उनकी जो अगर स्टेज बना है ना, तो उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटीज यही हैं कि वो कराची में करें और EPZ में. अनफॉर्चुनेटली EPZ के पास जगह नहीं है, और हम बदकिस्मती से IMF ने EPZ को बाय मिस्टेक कह लें या हमारी गलती की वजह से जो है उसको टारगेट कर दिया कि उन्होंने SEZ के साथ EPZ भी मिला करके उस पर भी पाबंदी लगा दी कि वो नए नहीं हो सकते. जबकि ये चीज़ पिछले साल जब प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, मैं भी उसका वो मेंबर था, उस डेलीगेशन का मैं भी था, और उधर जब चाइनीज़ ने ये बात की तो उन्होंने उसी वक्त वहाँ पे स्टील मिल की 5000 एकड़ की जगह है, उस पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे EPZ बनेगा. उनसे प्रॉमिस भी कर लिया. तो वो तो कल उन्होंने औरंगजेब साहब ने एक एक्साइज सर्वे जो हुआ उसमें उन्होंने ऐलान भी किया. लेकिन IMF की पाबंदी है ना, उसको इट विल टेक टाइम. देखें, हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट बजट नहीं बना रही है, उसमें किरदार बाहर वालों का भी है, IMF का भी है. तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा फाइट करके जो तनख्वाहदार तबके के लिए उन्होंने मराद दी, ये बहुत अच्छी खुशान बात है. देखें, हमें नीचे से लेकर ऊपर तक का जाना चाहिए. ऊपर से लेकर नीचे तक आएंगे ना तो कभी भी नीचे वालों को नहीं मिलेगा. तनख्वाह में इजाफे पे आप लोग परेशान तो नहीं है? देखिए, ऑब्वियसली एक पेनिंग सिचुएशन होती है, लेकिन है ना, इसमें बिलाल साहब मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि यही अगर तनख्वाहदार, ऑब्वियसली उनका हक है, जैसे इन्फ्लेशन का है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए और भी रास्ते हैं. इस वक्त पेट्रोलियम की प्राइसेस नीचे जा रही है, एक मतलब निचली सतह पे लॉक हुई हुई है. अगर ठीक है, इनका अगर मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने इनको ये बताया था कि आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम ना करें. इसका फर्क जो है ना, इसका जो ट्रिगर डाउन इफेक्ट है ना, वो आता नहीं है आवाम को.
जब प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टर ठीक बढ़ा है। देते हैं, जब कम होती है तो नहीं करते। सर, बट अगर यही महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं इस पे सर, बात इस पे करेंगे। बिजली का रेट अगर आप कम कर देना हाँ। तो ये हर एक दुकानदार को, हर एक फैक्ट्री को, हर एक इंडस्ट्री को, दुकान को उसका इफेक्ट पड़ इस पे जाएगा। बात करेंगे। मैं जुनैद साहब के कमेंट लेना चाहूंगी कि ये जो बजट आया है आप इससे मुतमईन हैं या नहीं। शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दी। देखें, इस बजट के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक हम अवामी पहलू है जिसमें वह लोगों का क्या मौक़िफ़ है, एक लोकल इंडस्ट्री है, एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, और उसके अंदर एक है एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड इंडस्ट्री। मैं थोड़ा सा उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल करें कि हमारा जो आप कह लें वो रहा है लास्ट 3 अगर आप 3-4 साल को आप ऑब्जर्व करें तो हम 30-32 बिलियन डॉलर के अंदरान हमारी एक्सपोर्ट गर्दिश कर रही है। तो क्या ये वजह है कि हम इसको, इस थ्रेशोल्ड को हम क्रॉस नहीं कर पाते? क्या रीज़न है इस बात का? अगर आप देखें जो बजट पेश किया गया उसमें अभी हमारे मोहतरम ज़ुबैर साहब भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जिक्र कर रहे थे अबाउट रेवेन्यू कलेक्शन। ऐसा महसूस होता है, अभी ज़ाहिर है लिटिल अर्ली टू से, बट ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये रेवेन्यू फोकस बजट है, इट इज़ नॉट अ ग्रोथ फोकस बजट। यानी जिसके अंदर फोकस और कलेक्शन जो है वो रेवेन्यू पे ज़्यादा है, नंबर्स पे ज़्यादा है, मैथमेटिकल बजट है कि भाई जैसे कि अगर हमारे पिछले साल का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर अल्टीमेटली हमें उसके लिए क्या मेजर्स हैं। तो आप कह रहे सुपरफिशियली ऐसा देख के लगता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ रेवेन्यू फोकस बजट। अच्छा, ये बात मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तो हमारी जो एसोसिएशंस हैं, जो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने डेफिनेटली बजट से पहले एक ट्रेंड होता है कि हर एसोसिएशन अपने प्रपोजल्स देती है कि भाई हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं, हर प्रपोजल्स जाते हैं। तो ज़ाहिर तमाम एसोसिएशन ने अपना इनपुट दिया उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट वैल्यूएटेड, तो उसमें जो है कुछ ऐसी तजावीज़ थी जो इनका हमें अक्स नज़र नहीं आया बजट स्पीच के अंदर जो है। इसमें ख़ास तौर पे टैक्सेशन का एक मैटर था जो कि आप कह लीजिए कि बड़ा प्रेसिंग इशू था फॉर एक्सपोर्ट वैल्यूएटेड इंडस्ट्री कि पिछले साल तक जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो थी वो एक फिक्स टैक्स रजीम में थी, फाइनल टैक्स रजीम में अपने कंप्लाइंस करती थी अपने रिटर्न कर रहे हैं। पिछले साल इसको चेंज करके नॉर्मल टैक्स रजीम में डाल दिया गया, मतलब और उस पर टैक्स डबल कर दिया गया, मतलब 1% ऑन सेल का बजाय 2% कर दिया गया। अच्छा, उससे जो है क्योंकि वो ऑन सेल है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है अल्टीमेटली जो है। उससे ये हुआ कि अल्टीमेटली एक अनइजीनेस हो गई और उसका जो इम्प्लीकेशन जब कैलकुलेट हुआ तो फॉर एसएमईज या फॉर आपके लिए यूपीज जो है इट वाज गोइंग एज हाई एज 45% टू 50%। तो अब मुझे बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल एक एसएमई है या एक फॉर एग्जांपल स्मॉल इंडस्ट्री है, वो कैसे सर्वाइव कर सकती है अगर वो 45-50% टैक्स दे देगी जो है, वो कैसे एक्सपेंड करेगी, वो कैसे अपने मामलात को चलाएगी, कैसे ग्रोथ करेगी जो है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या करेंगे, मैं शेख साहब का भी कमेंट लेना चाहूंगी कि वो इस बजट को किस तरह देख रहे हैं, आम आवाम बन के बताइएगा। देखिए इसमें मसला ये, अभी आपने ज़ुबैर मोतीवाला साहब की एक बात सुनी है। देखिए किसी भी जैसे हम एक वफाक की बात कर रहे हैं तो एक लाइन ऑफ एक्शन होता है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। जिस तरह कहा कि जीडीपी माइनस में था, प्लस आया। अभी इस वक्त जो पोजीशन है, मैं जुनैद साहब से ज़्यादा इत्तेफाक करूँगा कि ये बिल्कुल जो है ना वो जैसे डंडे मार के ना उन्होंने पैसे लेने, आपसे पैसे निकालने, और इसके अलावा कोई हमें इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब जैसे तनख्वाहदार तबके के लिए किया, अब बताइए 10% आप तनख्वाह बढ़ा देंगे, लेकिन 10% तनख्वाह बढ़ाएंगे कितने मुलाजमीन है सरकारी? अब आप वो सरकारी मुलाजमीन, वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनका क्या होगा ना? नहीं एप्लीकेबल तो निजी सेक्टर सर, प्रॉब्लम यही होता है कि आप ज्यादातर जो कंप्लाई होता है, जो ज्यादा होता है वो सब पे ही होगा। वो मैक्सिमम जो होता है ना वो सरकारी मुलाजमीन को ही फायदा होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो उसके मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? क्या होगा? अब जैसे शेख साहब बता रहे हैं, मैं यही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक तो लाइन ऑफ एक्शन नहीं है सर। दूसरी बात यह कि जैसे हम टैक्स हमने एक कदम रखा पिछले साल और उसमें भी कोई मेरे से 6,000 या कुछ इसका कोई डेफिसिट है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, वो पूरा ही नहीं हो सका था। अब आपने उससे भी ज़्यादा कर दिया। अच्छा, क्या तरीका करेंगे? अभी बात की आपने हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो बड़ा मसला है हमारा एक्सपोर्ट के लिए। देखिए ना, एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि बिजली 46 से चले 30 रुपए, लेकिन अभी भी तो महंगी है ना। ठीक है ना, साथ साथ आप ये बता, और फिर पेट्रोल का इशू आप देखिए। शेख साहब आप इस पे 18% ना सेस लगा दिया आपको सोलर पे। अब आप बताइए, क्योंकि ऑल्टरनेट इंजीनियरिंग की तरफ लोग जा रहे थे, पहले आप लाखों रुपए के इश्तारात लगा रहे थे, उस पे लगा दिया, अखबारात को भरे हुए थे इश्तारात से कि जी सोलर लगाएं,
हमसे सोलर नहीं। और मैंने जिक्र भी किया था कि कौन गया था सोलर सिस्टम खरीदने और कहाँ गया था और कहाँ उन्होंने जो है ना पैसा कमाया, तो वो तो कर दिया उन्होंने, वहां पे लगा दिया। लेकिन शेख साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा मैं भी ऐड करना चाहूंगा। वहां पे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी हमारा जो ठीक है पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं, बिजली सस्ती हो गई, मगर वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी आर नॉट कंपीटिंग अमंग आवरसेल्व्स, वी आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। मैं वफाकी बजट 2025-26 के सिलसिले में हमारा एक बजट सेशन का सिलसिला चल रहा है जो चैनल 5 और मेट्रो चैनल में बैकवक्त नशर भी किया जा रहा है। गुफ्तगू इस सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखने तो मैं और हमारे कोस्ट बुशरा जो हैं वो मजीद मेहमानों से सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।